हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक। तो उसका पार्ट नंबर 3 हम यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज हम फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगी, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ चाहे आप 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तब भी आप इस सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के सिलेबस के अंदर क्या है, आपका ये टॉपिक दिया हुआ है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे आप जहां से प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर आपके उर्वरक के बारे में, यानी कि फर्टिलाइजर के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया पिछली क्लास के अंदर, यानी कि हमने जो भी उर्वरक या फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा था, तो बेसिकली 3 आपके मेन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स मैंने वहां पर बताए थे। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड आपके पोटेशिक फर्टिलाइजर। तो बात करूं मैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वो कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। कौन कौन से होते हैं वो पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर के बारे में। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का मतलब यानी कि वो फर्टिलाइजर, वो उर्वरक जो कि जनरली क्या है, पौधों को फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फॉस्फोरस का सोर्स होते हैं। पोटेशिक फर्टिलाइजर यानी कि जो कि बेसिकली क्या है, पोटेशियम के सोर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे आपका फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में, यानी कि वो फर्टिलाइजर, वो उर्वरक जो कि क्या है, फॉस्फोरस के सोर्स होते हैं। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस यानी जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं उनके अंदर फॉस्फोरस आपका किस किस रूप में पाया जाता है, और पौधा वो फॉस्फोरस को किस किस रूप में अपटेक करता है। ये जानकारी पहले हम इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं आपके, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, यानी फॉस्फोरस के सोर्स कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के अंदर, या फिर कह लीजिए प्लांट वो आपका फॉस्फोरस किस किस रूप में अपटेक करता है, तो यहां पर बेसिकली 3 फॉर्म रहती हैं। पहली आ जाती है आपकी H2PO4 नेगेटिव, यानी कि इस फॉर्म को कहते हैं, हम सभी बच्चे लिख लेंगे, प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट कहा जाता है। दूसरी फॉर्म है आपकी HPO4 नेगेटिव, जिसे आपका सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तीसरी है आपकी PO4 नेगेटिव, जिसे जनरली आपका टर्सरी ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में जाना जाता है। यह चीज मैंने पहले भी आपको बताई है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका पहला आ जाता है प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट, दूसरा है सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट, तीसरा है आपका टर्सरी ऑर्थोफॉस्फेट। यानी जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं उनमें भी इन्हीं 3 रूप में क्या है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, और जो प्लांट्स होते हैं वो भी इन्हीं 3 रूप में क्या है, फॉस्फोरस को अपटेक करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे यानी तीनों रूप वो पौधे के लिए इक्वल कह लीजिए आपके वैल्यूएबल नहीं है। इक्वली क्या है, प्लांट ने सबको प्रेफरेंस नहीं दी है। कुछ आपके यानी कि 1-2 फॉर्म इसके अंदर ऐसी है जो कि पौधे जनरली उसी फॉर्म में अपटेक करते हैं। तो 3 फॉर्म होती हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के अंदर, और इन्हीं 3 फॉर्म में पौधा क्या करता है, अपटेक करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन तीनों फॉर्म में से भी सबसे ज्यादा पौधा किस रूप में अपटेक करता है, तो वो आपका प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में अपटेक करता है। सबसे ज्यादा किस रूप में अपटेक करता है, प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में अपटेक करता है। दूसरे नंबर पर आपका जनरली सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में अपटेक करता है। टर्सरी वाला रेयर ही होता है, अदरवाइज होता ही नहीं है। मेनली इन्हीं 2 फॉर्म में क्या है, अपटेक करता है। सबसे पहले प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट, देन आपका सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में अपटेक करता है। अब पौधा फॉस्फोरस को लेता कैसे है ये आपको पता होना चाहिए, या फिर अदर न्यूट्रिएंट कैसे लेता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लीजिए ये क्या है, प्लांट्स की रूट है, यानी कि पौधे की जड़ें हैं, ये आपका पौधे की पत्तियां होगी। तो फर्टिलाइजर्स या फिर कह लीजिए पौधा न्यूट्रिएंट आपका कहाँ से लेता है, तो न्यूट्रिएंट पौधा लेता है जनरली सोयल से। सोयल के अंदर जैसे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक मिनट भाई,
यहाँ पर क्या है आपका H2PO4 नेगेटिव, ये क्या है फोस्फोरस की एक फॉर्म अवेलेबल है, यानी कि प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट अवेलेबल है। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन का ले लेते हैं, मान लीजिए नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन अवेलेबल है। इसी तरीके से पोटेशियम का ले लेते हैं, यानी कि पोटेशियम जो है यहाँ पर अवेलेबल है। तो पौधा क्या करेगा, इसको अपटेक करेगा, लेकिन किस रूप में करता है, आपका सोल्यूशन के रूप में लेता है। पौधा जो है पानी कहाँ से लेता है, आपका जड़ से लेता है। उसी पानी के साथ क्या है, ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये भी क्या है आपके सोलुबल फॉर्म में जो है प्लांट के द्वारा अपटेक किए जाते हैं। यानी सोलुबल फॉर्म में क्या करता है प्लांट जो है इनको अपटेक करता है। बात समझ में आई? पौधा क्या है सोलुबल रूप में क्या लेता है, इनको लेता है, पानी को अपटेक करेगा, उसी पानी के साथ क्या है पौधा इन न्यूट्रिएंट्स को भी लेता है। ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है। अब यहां पर जो मैं बात करता हूं इन तीनों फॉर्म्स की, यानी फास्फोरस फर्टिलाइजर के इन तीनों फॉर्म्स की बात करता हूं, तो पौधा सबसे ज्यादा इसको लेता है, उसके बाद इसको, और उसके बाद जो है आपका सबसे लास्ट में या रेयर ही इसके फॉर्म में अपटेक करता है। ये आपकी प्रेफरेंस किस बेसिस पर है, तो ये प्रेफरेंस जो है आपकी वो है यानी कि पीएच के बेसिस पर। तो सबसे ज्यादा फास्फोरस जो अपटेक होता है वो आपका 6.5 से 7.5 पीएच पर होता है। यानी कि अगर मिट्टी का पीएच, मृदा का पीएच अगर कितना होता है आपका 6.5 से 7.5 होता है, तो प्लांट क्या है उसे आसानी से अपटेक कर सकता है। और किस रूप में अपटेक करेगा, प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में अपटेक करेगा। जैसे जैसे आपका पीएच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या है ये फॉर्म आपकी बढ़ती जाएंगी फास्फोरस की। जैसे जैसे पीएच कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या है फास्फोरस की ये फॉर्म बढ़ती जाएंगी। तो इसका मतलब प्लांट जो है वो फास्फोरस को मेनली 6.5 से 7.5 पीएच पर सबसे ज्यादा अपटेक करता है। अगर पीएच जनरली क्या है 6.5 से कम होता है या फिर आपका 8.5 से ऊपर होता है, 8.5 से ऊपर होता है, मैंने आपको सोयल साइंस के अंदर सलाइन और अल्कलाइन सोयल के बारे में बताया था ना, वहां पर मैंने आपको पीएच बताया था, यानी कि 8.5 से अबव 8.5 से बिलो। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, चाहे वो एग्रोनॉमी की हो चाहे वो सोयल साइंस की हो, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लासों को जरूर देखना, जरूर देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके तभी क्लियर होंगे जब पिछली क्लासों को आप देखते हुए आएंगे। हर एक टॉपिक अपने आप में आपस में जुड़ा हुआ है, अपने आप में रेलेवेंट है। तो चैनल पर जाइए, विजिट करिए, वहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर कंप्लीट आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो उनको सभी क्लासेस को सीरियल वाइज जो है आपको देखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि 6.5 से 7.5 पीएच पर जनरली क्या है आपका जो फास्फोरस होता है वो पौधे को सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। 6.5 या 7.5 पीएच पर आपका H2PO4 नेगेटिव यानी कि प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में अवेलेबल होगा। देन आपका सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में अवेलेबल होगा। उसके बाद जो है आपका सबसे लास्ट में आता है टर्सरी ऑर्थोफॉस्फेट। अब बात यहां पर यह आ जाती है कि जो मैंने बताया कि एसिडिक कंडीशन के अंदर जो है आपका फास्फोरस अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि अगर क्या है आपकी एसिडिक सोयल है, यानी मिट्टी कैसी है, अम्लीय है। अम्लीय मिट्टी का मतलब क्या है, यानी कि यहां पर बात हो रही है कि पीएच कितना है, 6.5 से कम है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूं, आगे हम बात करेंगे यहां पर आपके फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में। पहले समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में ही नहीं बल्कि आगे के भी बहुत से एग्जाम में काम आएगा। आप कहोगे सर हमें तो सेमेस्टर एग्जाम से लेना देना है। बेटा सेमेस्टर एग्जाम आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, एंट्रेंस एग्जाम दोगे, तो इसीलिए अभी से चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलिए। मैं पढ़ा आपको उस लेवल का रहा हूं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ आगे की चीजें भी कवर होती जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अगर 6.5 से कम पीएच रहता है, या ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आपका ये एग्जाम के अंदर भी आता है कि जो है फास्फोरस की अवेलेबिलिटी आपकी लो पीएच पर और हाई पीएच पर कम क्यों हो जाती है, रीजन बताओ। तो आप रीजन कब बता पाओगे, जब आपको पता होगा। क्वेश्चन आपका सेमेस्टर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि लो पीएच पर और हाई पीएच पर फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कम क्यों हो जाती है, तो उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्यों हो जाती है। ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। एसिडिक सोयल होगी यानी कि 6.5 से पीएच कम होगा। तो एसिडिक सोयल के अंदर बेसिकली क्या होता है, एसिडिक सोयल के अंदर जो है आपका एल्यूमिनियम एंड जो है आयरन ऑक्साइड होते हैं।
एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड होते हैं। ये एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड क्या करते हैं, आपके फोस्फोरस के साथ जो है रिएक्ट करते हैं और फोस्फोरस को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी फोस्फोरस का जो है इनसोल्यूबल फॉर्म कह दीजिए, या फिर फोस्फोरस का क्या कर देते हैं, ये फिक्सेशन कर देते हैं। यानी मिट्टी के अंदर फोस्फोरस क्या हो जाता है, इनसोल्यूबल रूप में पहुंच जाता है, फिक्स हो जाता है। वो आपका मिट्टी के अंदर मूव नहीं कर पाता और पौधे उसको अपटेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पौधे किस रूप में अपटेक करते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में अपटेक करते हैं। और यहां पर किस रूप में पहुंचा दिया, उसको इनसोल्यूबल फॉर्म में पहुंचा दिया। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन आपका, जैसा कि मैंने बताया कि अगर क्या है, पीएच आपका हाई हो जाता है, यानी कि अगर पीएच जनरली क्या है, हाई हो गया तो कैसी मिट्टी हो जाएंगी, वो बेसिक सोइल हो जाएंगी। बेसिक सोइल का मतलब यानी कि ऐसी मिट्टियां जिनका पीएच जनरली क्या है, आपका 8.5 से अबव है, यानी उनका पीएच कैसा होगा, 8.5 से ज्यादा होगा। अगर 8.5 से ज्यादा पीएच होता है तो उसके जनरली क्या होता है, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या है आपका फोस्फोरस के साथ कंबाइन करेगा और फोस्फोरस को क्या है, इनसोल्यूबल फॉर्म में पहुंचा देता है। यानी कि यहां भाई फोस्फोरस क्या हो गया, इनसोल्यूबल फॉर्म में पहुंच गया, या फिर कह लीजिए फोस्फोरस का क्या हो गया, यहां पर भी फिक्सेशन हो गया। अगर फोस्फोरस का फिक्सेशन हो गया तो पौधा उसको अपटेक नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लो पीएच और हाई पीएच या एसिडिक सोइल और बेसिक सोइल के अंदर फोस्फोरस की अवेलेबिलिटी कम क्यों होती है, तो उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि लो पीएच पर आपका आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के द्वारा फोस्फोरस का फिक्सेशन कर दिया जाता है और इनसोल्यूबल फॉर्म में पहुंचा दिया जाता है। हाई पीएच के अंदर जो है आपका कैल्शियम के द्वारा जनरली क्या है, फोस्फोरस के साथ रिएक्ट करके इनसोल्यूबल कंपाउंड बना दिए जाते हैं, फिक्सेशन उसका कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। स्क्रीनशॉट जिसे लेना है ले लीजिए, आराम से बाद में नोट कर लेना, अदरवाइज मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करवाई दूंगा। अब इतनी बात आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी है, बताओ मुझे, सभी को इतनी बात समझ में हो चुकी है, सभी को समझ आ चुकी है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं रिपीट इसलिए करता हूँ चीज़ें ताकि आपको क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाए। कोई भी बच्चा मन में ये नहीं सोचेगा कि सर बार बार एक ही चीज़ जो है पढ़ाते रहते हैं ना, बार बार एक ही चीज़ बोलते रहते हैं। वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा मकसद ये, मेरा मोटो ये रहता है कि आप इस क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट तो समझो ही, साथ मैं ये चाहता हूँ कि आपको 90% चीज़ें क्या है क्लास के अंदर ही याद हो जाए, आपको बाद में याद करने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने क्या बताया आपको कि फोस्फोरस जो है वो 3 रूप में होता है आपका, जो कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है, प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट, सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट, टर्सरी ऑर्थोफॉस्फेट। सबसे ज़्यादा फोस्फोरस की एबिलिटी जो है वो 6.5 से 7.5 पीएच पर रहती है। जैसे जैसे पीएच कम होता है या जैसे जैसे पीएच ज़्यादा होता है, फोस्फोरस की एबिलिटी कम होती जाती है। कारण क्या रहता है, क्योंकि आपका अगर पीएच कम होगा तो आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के द्वारा फिक्सेशन कर दिया जाता है, अगर पीएच ज़्यादा होगा तो कैल्शियम के द्वारा क्या है उसका फिक्सेशन कर दिया जाता है। आई होप सभी को ये बात चीजें समझ आ चुकी होंगी। अब बात कर लेते हैं हम यहां पर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के क्लासिफिकेशन के बारे में या वर्गीकरण के बारे में। यानी जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी के अंदर जो है रखा गया है, 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी बनाई गई हैं, सभी बच्चे यहां पर सबसे पहले वो 3 कैटेगरी नोट कर लेंगे। सबसे पहली कैटेगरी जो है यहां पर इस तरीके से 1 करके लिख देता हूं। सबसे पहली कैटेगरी जो है आपकी फोस्फोरस की, वो बनाए, देखिए यहाँ पर बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी है। सोल्युबिलिटी का मतलब यानी कि यहाँ पर बात हो रही है घुलनशीलता के आधार पर। तो जो फोस्फोरस है, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर जो है वो पानी में घुलनशील है, एसिड के अंदर घुलनशील है या फिर अघुलनशील है, उसके आधार पर उन्हें 3 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। सोल्युबिलिटी के आधार पर या फिर घुलनशीलता के आधार पर फोस्फोरस के उर्वरकों को जनरली क्या है 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं वाटर सोल्यूबल। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, वाटर सोल्यूबल, यानी कि जनरली हम इन्हें क्या कहेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए जल में घुलनशील। हालांकि आगे लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर सोल्यूबल यानी कि इन्हें हम क्या कहेंगे, जल में घुलनशील कहेंगे। दूसरी कैटेगरी जो है वो आपकी है साइट्रिक एसिड सोल्यूबल। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, साइट्रिक एसिड सोल्यूबल। अब ये साइट्रिक एसिड सोल्यूबल क्या होता है, तो साइट्रिक एसिड क्या होता है भाई,
नींबू आप सभी ने देखा है, नींबू का जो रस होता है उसमें साइट्रिक एसिड होता है, यानी कि एक तरीके का वीक एसिड हम इसको कह सकते हैं। तो कुछ आपके फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जो साइट्रिक एसिड के अंदर क्या है, डिसॉल्व हो जाते हैं, जो है घुल जाते हैं। तीसरी कैटेगरी आ जाती है आपकी इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल कहने का मतलब ये है कि ना ही ये पानी के अंदर घुलेंगे, ना ही ये जो है साइट्रिक एसिड के अंदर डिसॉल्व होंगे, यानी कि ये जनरली क्या है, वाटर एंड साइट्रिक एसिड इनसोल्यूबल होते हैं। वाटर एंड साइट्रिक एसिड इनसोल्यूबल होते हैं, ना ही ये पानी के अंदर घुलेंगे और ना ही जनरली क्या है आपके ये जो है एसिड के अंदर क्या है घुलेंगे। तो इसीलिए इन्हें किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, इनसोल्यूबल कैटेगरी के अंदर रखा गया। बताओ इतनी बात समझ में आई। तीन कैटेगरी है आपकी, वाटर सोल्यूबल, साइट्रिक एसिड सोल्यूबल, इनसोल्यूबल यानी जिन्हें हम वाटर या फिर साइट्रिक एसिड सोल्यूबल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, इनके एक एक और नाम है, वो नाम मैं लिखवा देता हूं। तो जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर हैं, वाटर सोल्यूबल फोस्फेटिक फर्टिलाइजर का मतलब जो आपके पानी में घुल जाते हैं, इन्हें जनरली हम क्या कहते हैं, मोनोकैल्शियम जो है आपका फोस्फोरस भी कहते हैं। मोनोकैल्शियम फोस्फोरस भी इन्हें क्या कहा जाता है, यानी मोनोकैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर भी इन्हें कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोकैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर भी जो है इन्हें बोला जाता है। बात समझ में आई, फर्टिलाइजर आगे लगा देंगे, मोनोकैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर भी इन्हें कहते हैं। जो साइट्रिक एसिड सोल्यूबल होते हैं इन्हें क्या कहेंगे बताओ, इन्हें कहा जाता है आपका डाई कैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर। इन्हें क्या कहते हैं, डाई कैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर कहते हैं। सभी बच्चे नोट करते रहेंगे और सभी बच्चे मन मन में बोलते भी रहेंगे जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो जो साइट्रिक एसिड सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम डाई कैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर भी कहते हैं। और जो आपके इनसोल्यूबल होते हैं इन्हें किस नाम से जानेंगे, इन्हें हम ट्रिपल, ठीक है, इन्हें ट्रिपल नहीं सॉरी इन्हें ट्राई कैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, ट्राई कैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर भी जो है इन्हें कहा जाता है। आई होप आपको इतनी चीज जो है क्लियर हो चुकी होगी। इन्हें क्या कहते हैं, ट्राई कैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। तो ये तीन ग्रुप हैं। अब इन तीन ग्रुप के अंदर कौन कौन से फोस्फोरस फर्टिलाइजर आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, अब जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वाटर सोल्यूबल कवर करेंगे, उसके बाद साइट्रिक एसिड सोल्यूबल, देन आपके इनसोल्यूबल फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले आ जाएंगे आपके जो है वाटर सोल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, इन्हें आपका मोनोकैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था। अब मोनोकैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो उसे हम किसे लिखेंगे, मोनोकैल्शियम यानी कि एक कैल्शियम है और उसके अंदर जनरली क्या आपका फोस्फेटिक ग्रुप है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका हो जाएगा। बताओ ये फॉर्मूला होगा ना, मोनोकैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर का फॉर्मूला ये होगा। इसके अंदर कैल्शियम कितना है आपका, एक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, मोनोकैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर जो है बोला गया। इतनी बात समझ में आई। अब इसके अंदर बताओ फोस्फोरस किस रूप में प्रेजेंट है, तो इसके अंदर फोस्फोरस आपका प्रेजेंट है H2PO4 नेगेटिव के रूप में। H2PO4 नेगेटिव के रूप में यहाँ पर फोस्फोरस प्रेजेंट है कि नहीं है, यानी ये क्या आपका प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में इसके अंदर फोस्फोरस प्रेजेंट है। और इसके अंदर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर कौन कौन से फोस्फेटिक फर्टिलाइजर आते हैं उनके नाम क्या है, तो इसके अंदर आ जाता है आपका सुपर फोस्फेट या जिसे हम सिंगल सुपर फोस्फेट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो चीजें याद रखनी है आपको वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, उसमें मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आपको याद यहां पर क्या रखना है, जो सिंगल सुपर फोस्फेट होता है जिसे हम सुपर फोस्फेट के नाम से जानते हैं, इसके अंदर 16% जो है फोस्फोरस होता है। ये आपको यहां पर याद रखना है, 16% क्या है इसके अंदर फोस्फोरस होता है। सभी बच्चों को ध्यान रहेगा, सिंगल सुपर, इसको सुपर फोस्फेट कहते हैं या इसी को हम क्या कहते हैं भाई, नोट कर लेंगे, सिंगल सुपर फोस्फेट भी कहते हैं या इसे शॉर्ट में कहा जाता है SSP।
क्या बोला जाएगा, एसएसपी सिंगल सुपर फोस्फेट या फिर आपका सुपर फोस्फेट भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई। 16% इसके अंदर क्या होता है, आपका फोस्फोरस होता है, 19% इसके अंदर क्या होता है, आपका कैल्शियम होता है, और 12% इसके अंदर क्या होता है, आपका सल्फर होता है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहला कौन सा हो गया, इसके अंदर सिंगल सुपर फोस्फेट, 16% आपका फोस्फोरस है, 19% कैल्शियम है, 12% क्या है, इसके अंदर सल्फर है। नेक्स्ट अगला यहां पर आ जाता है आपका, ठीक है, ये वाला ले लेता हूं मैं। अगला यहां पर है कंसंट्रेटेड सुपर फोस्फेट, जिसे हम CSP या इसी को ट्रिपल सुपर फोस्फेट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि TSP के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिपल सुपर फोस्फेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। 46 से 48% इसके अंदर क्या होता है, फोस्फोरस होता है। सभी बच्चे इसको ध्यान रखेंगे। देन अमोनियम फोस्फेट, जिसके अंदर 20% फोस्फोरस होता है और आपका 20% इसके अंदर क्या होता है, बताओ, नाइट्रोजन होता है। 20% इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। ये वाला मैंने पहले भी आपको बताया था, पढ़ाया था, जब मैंने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ाया था। तो आपके ये तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, जो है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हो चुके हैं। सबसे पहला आपका है सिंगल सुपर फोस्फेट, दूसरा है कंसंट्रेटेड सुपर फोस्फेट या फिर जिसे हम ट्रिपल सुपर फोस्फेट के नाम से जानते हैं, चौथा है अमोनियम फोस्फेट, जिसके अंदर 20% फोस्फोरस, 20% नाइट्रोजन होती है। दो ये मैं साइड में हो चुका हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, नोट करना चाहे न कर लीजिए, ठीक है। देन आगे चलिए, अब हम बात कर लेते हैं। यहां पर दो मैं और बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दो यहां पर और बता रहा हूं, एक आपका डीएपी के बारे में सुना होगा ना, डाई अमोनियम फोस्फेट जिसे कहते हैं। इसके अंदर लिख लीजिए, डाई अमोनियम जो फोस्फेट होता है, इसमें आपका 18% जो है नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा जो है इसके अंदर 46% क्या है, आपकी जो है फोस्फोरस होती है, यानी P2O5 होती है। बात समझ में आई। देन इसके साथ ही साथ एक और है आपका MAP, यानी कि जिसे हम मोनो अमोनियम फोस्फेट कहते हैं। फुल फॉर्म भी लिख लेंगे सभी बच्चे। डीएपी की फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फोस्फेट, MAP की फुल फॉर्म है मोनो अमोनियम फोस्फेट, जिसके अंदर आपका 11% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है और 48% इसके अंदर क्या है, आपका फोस्फोरस पाया जाता है। सभी को याद हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। टेबल मैं आपको दे दूंगा, तो उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे लिख के, और अपनी दीवार पे वहां अपना जो भी रूम है, जहां पर आप लेटते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जहां पर आपकी सबसे ज्यादा निगाह जाती है, नजर जाती है, वहां पर उसकी पेज को चिपका लेना और उठते बैठते उसको पढ़ना, आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका डीएपी, MAP, इसके अलावा आपका SSP, TSP, ये सारे के सारे क्या है, वाटर सोल्यूबल या फिर जल में घुलनशील फोस्फेटिक फर्टिलाइजर आते हैं। नेक्स्ट यहां पर आ जाता है आपका साइट्रिक सोल्यूबल या फिर साइट्रिक एसिड सोल्यूबल फर्टिलाइजर, यानी जो साइट्रिक अम्ल के अंदर क्या है, घुल जाते हैं, उन्हें साइट्रिक एसिड सोल्यूबल फर्टिलाइजर कहते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है डाई कैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर। डाई कैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर, यानी यहां पर जनरली क्या है, डाई कैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 कैल्शियम है और इसके अंदर जनरली क्या आपका फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो देखिए ये फॉर्मूला होगा, यानी 2 कैल्शियम इसके अंदर है, तो इसे जनरली क्या कहेंगे, हम डाई कैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर कहते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और बताओ, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा ना, 2 इधर है 2 इधर है, तो क्या दोनों तरफ 2-2 लिखने की जरूरत है, नहीं है। इसको हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी आपका क्या कहलाएगा, डाई कैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर ही कहलाएगा। अब यहां पर मुझे बताओ, यहां पर आपका फोस्फोरस किस रूप में है, तो यहां पर आपका फोस्फोरस है जनरली किस रूप में, आपका प्राइमरी सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में। यही बताया था ना मैंने आपको, सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में यहां पर फोस्फोरस आपका प्रेजेंट है। ये बात आपको यहां पर और याद रखनी है। अच्छा, यहां पर इसमें और नोट कर लीजिए, ये वाले जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होते हैं ना, जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होते हैं, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं, इन्हें जनरली हम क्या करते हैं, न्यूट्रल, यानी कि ऐसी मिट्टी जो कि जनरली क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि जिसका पीएच कितना है, 6.5 से 7.5 है या 7 पीएच है, उस मिट्टी के अंदर डालते हैं। या फिर जो कि जनरली क्या आपकी अल्कलाइन नेचर की होती है, यानी कि जो कि आपकी बेसिक नेचर की होती है, उन मिट्टियों के अंदर क्या है, ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। तो न्यूट्रल एंड अल्कलाइन सोइल के अंदर क्या करते हैं, उनका एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि उनका प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है, प्रयोग क्या है, किया जाता है।
नेक्स्ट, अब इनकी बात कर लेते हैं। इसमें दो आपके आ जाते हैं, बेसिक स्लैग जिसके अंदर 14 से 18% क्या आपका फॉस्फोरस होता है। बेसिक स्लैग क्या है, तो फिलहाल इतना जानिए कि बेसिक स्लैग आपका जो स्टील इंडस्ट्री, देखिए स्टील क्या है आपका, मेटल है ना। स्टील के बर्तन देखिए ना, आपके घरों में स्टील के बर्तन है। वो स्टील के बर्तन कैसे बनते हैं, तो आपने आयरन ओर के बारे में सुना होगा। आयरन ओर का मतलब यानी जो खदानें होती हैं उससे हम लोहा निकालते हैं, तो उसमें क्या है, लोहा भी होता है, उसके अंदर और भी मेटल होते हैं, उसके अंदर गंदगी भी होती है, तो वो आयरन ओर उसे कहा जाता है। तो उस आयरन ओर से हम स्टील को अलग करते हैं, और उसके बाद जो है उसको अलग करने के लिए हम उसके अंदर क्या है, कुछ केमिकल का प्रयोग करते हैं, और बाद में वो केमिकल का जो वेस्ट होता है, वो वेस्ट आपका क्या कहलाता है, बेसिक स्लैग कहलाता है, जिसके अंदर 14 से 18% क्या आपकी फॉस्फोरस होती है, और उसे एज अ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। डाई कैल्शियम फॉस्फेट जिसके अंदर 34 से 38% क्या है आपका फॉस्फोरस होता है। ये दो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं जो कि साइट्रिक एसिड सोल्यूबल है। अब बात ये आ जाती है कि इन जो है फर्टिलाइजर्स को हम इनका प्रयोग कैसी मिट्टी के अंदर करते हैं, किस मिट्टी के अंदर जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग जनरली जो है किया जाता है वो कैसी मिट्टियों के अंदर, स्पेशली आपका जो है स्लाइटली एसिडिक नेचर की जो मिट्टियां होती हैं या अल्कलाइन नेचर की जो मिट्टियां होती हैं उसके अंदर हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है साइट्रिक सोल्यूबल या फिर आपका कह लीजिए जो है साइट्रिक अम्ल में घुलनशील जो है आपके फर्टिलाइजर हो जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी यहां पर आ जाती है इनसोल्यूबल यानी अघुलनशील। किसके अंदर अघुलनशील है, ना ही वो पानी के अंदर घुलेंगे, ना ही जो है वो आपके साइट्रिक एसिड के अंदर घुलेंगे, तो उन्हें हमने क्या कहा है, आपका इनसोल्यूबल यानी कि अघुलनशील जो है बोला है। और इसके अंदर आपका इनका दूसरा नाम क्या है बताओ, दूसरा नाम क्या है इसका, ट्राई कैल्शियम फोस्फेट भी इसे कहते हैं। ट्राई कैल्शियम फोस्फेट का मतलब क्या है आपका, ये मतलब है, यानी कि इसका फॉर्मूला जनरली क्या होगा, ये होगा। ट्राई कैल्शियम फोस्फेट भी क्या है, इसे आपका कहा जाता है, ट्राई कैल्शियम फोस्फेट भी कहा जाता है। यानी इसमें फोस्फोरस आपका किस रूप में है बताओ, तो PO4 3 नेगेटिव के रूप में है, यानी कि ये क्या है आपका टर्सरी ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में यहाँ पर फोस्फोरस आपका प्रेजेंट है। तो ये आपका ट्राई कैल्शियम फोस्फेटिक फर्टिलाइजर भी इन्हें कहते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आपका रॉक फॉस्फेट हो गया, रॉ बोन मील हो गया, स्टीम्ड बोन मील हो गया, ये इसके एग्जांपल आ जाते हैं। तो रॉक फॉस्फेट की अगर हम बात करते हैं तो 20 से 40% क्या है उसके अंदर फॉस्फोरस होता है। स्टीम्ड बोन मील या फिर कह लीजिए रॉ बोन मील होती है। रॉक फॉस्फेट आपका क्या है, एक तरीके का फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में उसे प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, देन आपका अगर मैं बात करूं यहाँ पर रॉ बोन मील की, रॉ बोन मील का मतलब यानी जो जानवरों की हड्डियां होती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो स्लोटर हाउस है, स्लोटर हाउस का मतलब जहां पर जानवरों को काटा जाता है मांस के लिए, तो उनकी हड्डियां बचती हैं, उन हड्डियों के अंदर फॉस्फोरस होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, चूरा बना लेते हैं, उसका एज अ फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसे रॉ बोन मील कहा जाता है। रॉ बोन मील, बोन मील का मतलब इस तरीके से चूरा या बुरादा बना लिया जाता है। तो 20 से 25% क्या है उसके अंदर आपका फॉस्फोरस होता है। देन दूसरा था स्टीम्ड बोन मील, यानी हड्डियों को पहले स्टीम करते हैं, उसके बाद क्या है उसका जो है चूरा बनाते हैं, उसे स्टीम्ड बोन मील कहते हैं, जिसके अंदर आपका 25 से 30% क्या है फॉस्फोरस होता है। अब यहां पर आपने एक चीज नोट की, ये आपकी रॉ बोन मील है, ये आपकी स्टीम्ड बोन मील है। दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो फॉस्फोरस किसके अंदर ज्यादा है, आपका स्टीम्ड बोन मील के अंदर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप रॉ बोन मील के यानी कि जो हड्डी है, रॉ बोन जो है उसको अगर आप स्टीम करते हैं तो उसके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये आपको याद रखने की चीज है, ये आपको रेलिवेंट रखना है, यहां पर याद रखना है इस बात को। नेक्स्ट बात, ये जो आपका चूरा आपने बनाया, इसको जितना बारीक करेंगे आप उतनी ही ज्यादा फॉस्फोरस की एबिलिटी क्या है, इंक्रीज होती जाती है। और ये वाले जो आपके फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो इनसोल्यूबल है, ना ही ये पानी के अंदर घुल रहे हैं, ना ही जो है ये आपके साइट्रिक एसिड के अंदर घुल रहे हैं, तो फिर इनका फायदा क्या है, पौधे तो इनको अपटेक ही नहीं कर पाएंगे, कि पौधे तो जनरली क्या आपके सोल्यूबल फॉर्म में लेते हैं, तो ये आपके घुलते हैं हाईली एसिडिक कंडीशन के अंदर। इसीलिए
बच्चे इनका प्रयोग जो है हम हाईली एसिडिक सोइल के अंदर करते हैं। कहाँ पर करते हैं? हाईली एसिडिक सोइल के अंदर जो है इनका प्रयोग किया जाता है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई। जो इनसोल्यूबल या अघुलनशील फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, इनका प्रयोग हाईली एसिडिक सोइल के अंदर क्या करते हैं? इनका एप्लीकेशन करते हैं, यानी इनका प्रयोग करते हैं। यानी कि ये फर्टिलाइजर जो है आपके एसिडिक सोइल के सुधार के लिए भी इनका प्रयोग जो है किया जा सकता है। बात समझ में आ चुकी है सभी बच्चों को इतनी? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी, उससे पहले हम यहाँ पर आपको टेबल दे देते हैं जैसा कि वादा किया था। यहाँ पर आपके जो तीनों कैटेगरी थी, वाटर सोल्यूबल, साइट्रिक एसिड सोल्यूबल और आपके इनसोल्यूबल, तीनों कैटेगरी आपकी मेंशन है। इसको आप इसी तरीके से एक पेज पर बनाएंगे और पेज पे बनाने के बाद, जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर कहा था, आपको अपने बेड के पास, अपने रूम के पास, जहाँ पर आपकी निगाह सबसे ज़्यादा जाती है ना। आप कहोगे सर मेरी निगाह तो सबसे ज़्यादा मेरे फ़ोन में जाती है, तो फ़ोन में नहीं, स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में नहीं रखना है। आपने देखा होगा जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में रखते हैं ना, वो फ़ोन में ही पड़े रहते हैं एज अ इमेज की तरह, लेकिन वो काम नहीं करना। आपको लिखना है और दीवार पे आपको कहीं चिपकाना है, दीवार भी गंदी नहीं करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको उसका प्रयोग करना है कि बार बार आप उसको पढ़ सको। बाकी आपकी मर्जी, जैसे मर्जी आप करो। तो यहाँ पर वाटर सोल्यूबल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसके अंदर 16% जो है आपकी फॉस्फोरस होती है, 19% आपका कैल्शियम होता है, 12% क्या आपकी सल्फर होती है। देन सेकंड आ जाता है आपका कंसंट्रेटेड जो है आपका सुपर फॉस्फेट, या फिर जिसे हम ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर 34 से 48% क्या है आपका, सॉरी 46 से 48% जिसके अंदर क्या होता है आपका फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट आपका अमोनियम फॉस्फेट 2020 जिसके अंदर होता है। अगला आपका MAP और DAP जिसके अंदर आपकी ये वैल्यू मैंने यहाँ पर बताई थी। MAP के अंदर जो है आपका 48% जो है फॉस्फोरस होती है, 11% आपका नाइट्रोजन होता है। DAP के अंदर आपका 46% जो है वो आपका फॉस्फोरस होता है, 18% आपकी क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। साइट्रिक सोल्यूबल के अंदर आपके दो आते हैं, बेसिक स्लैग और डाई कैल्शियम फॉस्फेट, जिनकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन है। तो ये चीज़ें, यानी जो आपके परसेंट है फर्टिलाइजर की, यानी कि फॉस्फोरस की परसेंटेज जो है वो आपको याद रखनी ही रखनी पड़ेगी, कैसे भी आप याद उसको रखें। नेक्स्ट आपका ये यहाँ पर आपके आ जाएंगे इनसोल्यूबल, यानी कि जो जल में और आपके साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील है वो। तो यहाँ पर आपके मेंशन है रॉक फॉस्फेट, रॉ बोन मील और स्टीम्ड बोन मील, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है हम पोटेशिक फर्टिलाइजर के बारे में। पोटेशिक फर्टिलाइजर का मतलब यानी ऐसे उर्वरक, ऐसे फर्टिलाइजर जो कि पोटास के सोर्स होते हैं, पोटेशियम के सोर्स होते हैं, उन्हें हम पोटेशिक फर्टिलाइजर कहते हैं। और पोटेशिक फर्टिलाइजर में आपके 3 फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट है। 2 तो यहाँ पर मेंशन किए हुए, एक पोटेशिक फर्टिलाइजर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। वो कौन सा पढ़ाया था मुझे कोई कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकता है? हाँ, आप मुझे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकता है वो पोटेशिक फर्टिलाइजर आपका कौन सा था जिसको मैंने पहले पढ़ा दिया है। उसके अंदर मैं हिंट दे देता हूं आपका, उसके अंदर आपकी 13% जो है नाइट्रोजन थी और उसके अंदर जो है आपका 44% जो है पोटेशियम थी। बताइए कौन सा था वो फर्टिलाइजर, है ना। तो जो मैंने पढ़ा दिया वो तो आपका यहाँ पर मेंशन नहीं है। यहाँ पर आपके 2 है, एक है आपका म्यूरेट ऑफ पोटास, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पोटेशिक फर्टिलाइजर है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोटेशिक फर्टिलाइजर है म्यूरेट ऑफ पोटास। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं MOP। MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास इसे बोला जाता है। MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास इसे कहा जाता है, या फिर इसका केमिकल नेम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। केमिकल नेम क्या है भाई इसका? पोटेशियम क्लोराइड जो है इसका केमिकल नेम है। आई होप इसकी क्लियर हो चुकी होगी। कितना जो है आपका पोटेशियम होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा है आपका पोटेशियम सल्फेट, या फिर इसे हम सल्फेट ऑफ पोटास के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है आपका? सल्फेट ऑफ, सभी बच्चे नोट कर लेंगे, सल्फेट ऑफ पोटास के नाम से भी जनरली क्या है इसे आपका जाना जाता है। पोटेशियम सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटास के नाम से भी इसे जानते हैं। तीसरा जो हमारा पोटेशिक फर्टिलाइजर था वो आपका है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसके बारे में ऑलरेडी
मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पोटेशियम नाइट्रेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 13% जो है आपकी नाइट्रोजन होती है और जो है आपका 44% इसके अंदर जनरली क्या है पोटेशियम होती है, यानी कि K2O होती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है और सही से आपको बता भी दिया था। तो ये 3 आपके जो है पोटेशिक फर्टिलाइजर हो जाते हैं। MOP जिसे म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, देन आपका पोटेशियम सल्फेट जिसे सल्फेट ऑफ पोटास कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट जिसे आपका जनरली जो है 13% नाइट्रोजन, 44% क्या पोटेशियम होती है। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं, इनमें कितना कितना कंटेंट, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम पोटेशियम जो है आपका क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को हम किस नाम से जानते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से भी जानते हैं। ये बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोटेशियम सल्फेट, जिसे जनरली आपका क्या है आपका पोटेशियम सल्फेट को किस नाम से, भाई क्या हो रहा है, पोटेशियम सल्फेट को जनरली किस नाम से जाना जाता है? सल्फेट ऑफ पोटास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो है अगर मैं बात करूं पोटेशियम की कितनी वैल्यू जो होती है, यानी कि पोटेशियम कितने % पाया जाता है, तो इसके अंदर 60% जो है पोटेशियम होता है। और बात करें इसके अंदर क्लोरीन भी है, देखिए पोटेशियम क्लोराइड तो क्लोरीन भी है। क्लोरीन कितना होता है इसके अंदर? 47% जो है आपका क्लोरीन होता है। देन पोटेशियम सल्फेट की अगर बात करें तो इसके अंदर पोटेशियम जो है वो आपका कितना होता है? 48% जो है इसके अंदर आपका पोटेशियम होता है। देन सल्फेट की बात करें, यानी कि इसके अंदर क्या है? सल्फर भी प्रेजेंट है, सल्फेट के अंदर सल्फर भी प्रेजेंट है। तो सल्फर इसके अंदर कितना होता है आपका? 17.5% जो है इसके अंदर सल्फर होता है। ये तो बात होगी न्यूट्रिएंट वैल्यू की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो पोटेशिक फर्टिलाइजर प्रयोग में लिया जाता है वो आपका पोटेशियम क्लोराइड को ही प्रयोग में लेते हैं। कारण क्या है? एक तो इसके अंदर पोटेशियम ज्यादा है, देखिए इसमें 60% है, इसमें 48% है। पोटेशियम नाइट्रेट में कितना था? 44% है। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम किसमें हुआ? आपका पोटेशियम क्लोराइड में हुआ है, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास में अंदर। दूसरा क्या रीजन है इसका? ये क्या आपका चीफ होता है, यानी कि इसकी जनरली क्या है कॉस्ट जो है लो है, या फिर कह लीजिए आपका चीफ फर्टिलाइजर है, या फिर हम इसको कह सकते हैं लो कॉस्ट फर्टिलाइजर है। ये जनरली क्या आपका लो कॉस्ट फर्टिलाइजर है, यानी कि इसकी कीमत क्या है आपकी कम होती है। तो ये जनरली क्या आपका सस्ता पड़ता है, किसानों को सस्ता पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, इसका प्रयोग करेंगे। ये फर्टिलाइजर जो है ये आपका क्या है कॉस्टली होता है, यानी कि ये फर्टिलाइजर क्या है आपका महंगा होता है, इस वजह से किसान इसका प्रयोग नहीं करते। लेकिन देखिए मैक्सिमम फार्मर इस पोटेशिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करते, कोई डाउट नहीं है। बट ये जो पोटेशिक फर्टिलाइजर है इसके अंदर एक चीज है आपकी, वो क्या है? क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। तो इसके अंदर क्लोराइड कंटेंट है। जो ये क्लोराइड कंटेंट है ना, ये जनरली क्या है कुछ फसलों को नुकसान पहुंचाता है। कुछ फसलों को क्लोराइड कंटेंट नुकसान पहुंचाता है, उसके अंदर हम ये पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कौन कौन सी फसलें हैं जिसके अंदर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, नोट कर लेंगे। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा टोमेटो, टोमेटो का मतलब टमाटर। इसके अलावा इसके अंदर आपका आ जाएगा पोटैटो, पोटैटो का मतलब आलू। 2 फसलें तो ये होगी, टोमेटो और पोटैटो, यानी आलू और टमाटर। दूसरी नेक्स्ट आपकी आ जाती है फसल, जो तीसरी जो है वो आपकी है शुगर केन। शुगर केन का मतलब आपका है गन्ना। तो गन्ने के अंदर भी क्या है नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ ही साथ चौथी आपकी आ जाती है शुगर बीट। शुगर बीट का मतलब आपका यहाँ पर है चुकंदर से। शुगर बीट क्या है आपकी? चुकंदर। तो जनरली टोमेटो, पोटैटो, शुगर केन और आपका शुगर बीट, ये 4 फसलें ऐसी हैं जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड को नहीं डाला जाता। कारण क्या होता है? क्योंकि इसके अंदर जो क्लोराइड कंटेंट होता है वो क्लोराइड कंटेंट क्या करता है? टोमेटो और पोटैटो को, शुगर केन को और शुगर बीट को नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है आप सुनिए। जो पोटैटो यानी जो आलू होता है वो आपका मेनली किस रूप में हम प्रयोग करते हैं? आलू के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च उसके अंदर ज़्यादा होता है। तो अगर हम पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर स्टार्च कंटेंट नहीं बन पाता है, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर नहीं बन पाता है, पत्तियों को वो नुकसान पहुंचाता है, पत्तियाँ उसको क्या कर देती, यानी पत्तियों को वो खराब कर देता है। इसके साथ ही साथ आपका शुगर केन और शुगर बीट के अंदर जनरली क्या है वो आपका शुगर कॉन्टेंट को नहीं बनने देता, यानी चीनी को नहीं बनने देता। इसके अलावा
एक फसल आपकी और रह गई है, वो भी लिख लीजिए, टोबैको यहाँ पर, ठीक है, टोबैको यानी कि तंबाकू। तो तंबाकू के अंदर क्या है, क्लोराइड कंटेंट जो होता है वो तंबाकू की पत्ती को खराब कर देता है, और आपको पता है तंबाकू के अंदर पत्ती ही सबसे इंपॉर्टेंट भाग होती है जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो पत्ती अगर खराब होगी तो जनरली वो किसी काम की नहीं रही। तो टोबैको के अंदर भी क्या है, इसका प्रयोग नहीं करते। ये फसलें आपको याद रखनी है। अब अगर इन फसलों के अंदर प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर किसका प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं या तो पोटेशियम सल्फेट का, या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम सल्फेट का या फिर क्या आपका पोटेशियम नाइट्रेट का, इसका प्रयोग जो है जनरली किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर लिख लीजिए आपका नाइट्रोजन कितनी होती है, इसके अंदर 13% होती है, और आपका K2O यानी पोटेशियम इसके अंदर कितना होता है, आपका जो है 44% होता है। ये आपको यहां पर याद रखनी है। इन क्रॉप के अंदर या तो हम पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं या फिर पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर हम प्रेफरेंस देते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को, क्योंकि यहां पर क्या आपका नाइट्रोजन भी है और पोटेशियम भी है, और पौधे को, फसल को जनरली हम 3 के 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट देना बहुत जरूरी है, यानी NPK देना बहुत जरूरी है। तो इससे आपका नाइट्रोजन भी मिल रही है और पोटेशियम भी मिल रही है। तो ज्यादातर हम प्रेफरेंस इसको देंगे, किसके बाद, पोटेशियम क्लोराइड के बाद, म्यूरेट ऑफ पोटास के बाद। आई होप आपको दोनों यानी कि तीनों के तीनों पोटेशिक फर्टिलाइजर समझ आ गए होंगे। अब बात ये आ जाती है एग्जाम में आपको इनके बारे में लिखना क्या, अगर आपसे पूछा जाए तो पहली बात आपको इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहली बात आपका म्यूरेट ऑफ पोटास यानी पोटेशियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है, 60% इसके अंदर क्या होता है, आपका पोटेशियम होता है, 47% इसके अंदर क्या है, क्लोरीन होता है। इसके अलावा ये जनरली आपकी टोबैको, पोटैटो, इसके साथ ही साथ मैंने और फसलें आपको बताई दी है, टोमेटो, शुगर केन, शुगर बीट, इन फसलों के अंदर हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये नुकसान पहुंचाती है। अब बात ये आ जाती है, क्या ये पानी के अंदर घुलनशील होती है, क्या ये मिट्टी के अंदर आसानी से घुल जाती है, तो बिल्कुल। ये जनरली क्या आपके कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल होती है, यानी कि पानी के अंदर आसानी से घुल जाती है। अगर पानी के अंदर आसानी से घुल जाएगी तो पौधे आसानी से इसको अपटेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही साथ ये जनरली क्या है, जो आपके क्ले पार्टिकल्स होते हैं, उन क्ले पार्टिकल्स के ऊपर क्या है, ये आपके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से इसका लॉस भी नहीं होता है लीचिंग से। मैंने बताया था ना आपको, कुछ पोटेशिक यानी कि कुछ आपके जैसे नाइट्रेट फर्टिलाइजर के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, नाइट्रेट फर्टिलाइजर के अंदर मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए नाइट्रेट फर्टिलाइजर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपकी पौधे की जड़ें, ठीक है। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर, मान लीजिए ये नाइट्रेट फर्टिलाइजर इसके अंदर क्या है, पड़ा हुआ है। अब ये जनरली क्या आपका पानी के अंदर जो है घुल चुका है, ये क्या है आपका पानी के अंदर जो है घुल चुका है। अब पानी के अंदर घुल चुका है तो पानी क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जनरली क्या करते हैं, पानी के साथ नीचे की तरफ लीच कर जाते हैं। लेकिन आपका अमोनियम के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अमोनियम जनरली क्या आपका क्ले पार्टिकल्स या क्ले कॉम्प्लेक्स के द्वारा फिक्स कर लिया जाता है। बढ़ाया था ना, बताया था ना जब मैंने आपको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर पढ़ाए थे। तो फिर से मैं वही कहूंगा, जिन बच्चों ने नई क्लासें देखी है पिछली वाली, वो प्लीज उन क्लासों को देखे जाके, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पर भी यानी कि पोटेशियम के साथ भी ऐसा ही होता है। जो पोटेशियम फर्टिलाइजर यानी कि जो यानी कि पोटेशियम जो आयन है, ये पोटेशियम आयन भी जनरली क्या आपका क्ले पार्टिकल के द्वारा जो है फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि उनको होल्ड करके रखता है पोटेशियम आयन को, जिसकी वजह से क्या है, इसका लॉस नहीं हो पाता है, यानी कि लीचिंग से इसका लॉस जो है नहीं होता है। तो वही लिखा है, एड्सॉर्ब्ड ऑन सॉइल क्लोराइड्स नॉट इजिली लॉस्ट फ्रॉम सॉइल, यानी मिट्टी से इनका इजिली लॉस नहीं होता है, यानी मिट्टी में कोलाइड पर अवशोषित हो जाते हैं, जिससे आसानी से मिट्टी से नहीं खोता है, यानी कि मिट्टी से क्या है आपका इसका लॉस नहीं होती है, हानि नहीं होती है। बात समझ में आ गई? इतनी बात सब सभी को क्लियर है। एक बच्ची बोल रही थी कि सर जो है आप पढ़कर जो है बता दिया करिए हिंदी में भी, क्योंकि इंग्लिश में और हिंदी में कई बार समझ नहीं आता है ना। तो भाई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल रीडली अवेलेबल टू प्लांट, यानी कि ये क्या है आपका आसानी से पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाता है और प्लांट को आसानी से अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि पानी में पूर्णतया घुलनशील होता है और पौधों के लिए तुरंत उपलब्ध होता है। तुरंत यानी कि पूरी तरीके से आपका पानी के अंदर घुल जाएगा तो पौधे भी क्या करेंगे, उसे आसानी से जो है अपटेक कर लेंगे, आसानी से जो है उसको ग्रहण कर लेंगे। बात समझ में आई? तो ये आपका म्यूरेट ऑफ पोटास के बारे
बारे में हो गया। दूसरा हमारा कौन सा था आपका, पोटेशियम सल्फेट, या जिसे हम क्या कहते थे, सल्फेट ऑफ पोटास के नाम से भी जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेशियम सल्फेट, या इसी का नाम सल्फेट ऑफ पोटास भी है, जिसके अंदर 48% क्या आपका पोटेशियम और 17.5% क्या है जिसके अंदर आपकी सल्फर पाई जाती है। ऑलरेडी मैंने बता दिया था। ये भी जनरली क्या है, पानी के अंदर जो है अच्छे तरह से घुल जाता है, और घुल जाता है तो आसानी से पौधों को भी अवेलेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। इसके अलावा ये जनरली क्या आपका टोबैको के अंदर और पोटैटो के अंदर क्या है, इस्तेमाल में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपका, या तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग लेंगे या फिर हम पोटेशियम सल्फेट का करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड का तो हम प्रयोग नहीं कर सकते। देन इसके साथ ही साथ ये जनरली क्या है, एक्सपेंसिव होता है, ये आपका महंगा होता है। यही रीजन है कि फार्मर पहली प्रेफरेंस पोटेशियम क्लोराइड को देता है। इन फसलों में मजबूरी है कि किसान को क्या करना पड़ रहा है, इसको प्रयोग में लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर किसके बारे में हो गया, पोटेशियम सल्फेट के बारे में हो गया। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आसानी से। जैसे मैं लास्ट पॉइंट की अगर बात करता हूँ तो ये जनरली क्या आपका महंगा है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीशियम सल्फेट की जो है उपचारित करके क्या है बनाते हैं। ये बनता कैसे है उसके बारे में बताया गया है। यानी ये महंगा क्यों है, जो पोटेशियम सल्फेट है ना, ये महंगा क्यों है तो बताया गया मेड बाय ट्रीटिंग पोटेशियम क्लोराइड विद मैग्नीशियम सल्फेट। यानी कि हम क्या करते हैं, जो पोटेशियम क्लोराइड है ना उसको मैग्नीशियम सल्फेट के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो वहां पर जनरली क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। देखिए पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट है। चलिए मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको बता ही देता हूँ, है ना। ये आपका हो गया पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा जनरली क्या है आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, ये आपका हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। अब इन दोनों की जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करके क्या बनता है, जो मैग्नीशियम है वो क्लोराइड के साथ जो है आपका कंपाइल हो जाता है, और सल्फेट आपका क्या है पोटेशियम के साथ बन जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, तो जनरली ये क्या बना लेता है, आपका पोटेशियम सल्फेट बन जाता है यहाँ पर, और ये आपका क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। तो इस तरीके से क्या है इसको बनाते हैं, किसको, पोटेशियम सल्फेट को, यानी जो पोटेशियम सल्फेट को, या फिर आपका सल्फेट ऑफ पोटास जिसे कहा जाता है। तो इस तरीके से ये बनता है, जिसके अंदर जनरली क्या आपकी 48% क्या होती है, इसके अंदर जो है पोटेशियम होती है, और 17.5% क्या है इसके अंदर जो है आपका सल्फर होता है। बात समझ में आई। तो इसीलिए क्या है ये एक्सपेंसिव है, ये जनरली क्या आपका महंगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, क्लास आपकी यहीं पर खत्म होती है। तो ये हमारा फर्टिलाइजर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपके सिलेबस के अंदर जो दिया हुआ था ना मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो मैन्योर हमने पहले कंप्लीट कर लिया था, फर्टिलाइजर भी हमारे कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे। आई थिंक जहां तक मुझे लगता है इरिगेशन को मैं स्टार्ट करूंगा, बाकी मैं चेक कर लूंगा आपके सिलेबस के अंदर क्या मेरे को पहले स्टार्ट करना है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आपका कंप्लीट हो चुका है आज के इस सेशन के अंदर, और ये लास्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए है। जो बच्चे हमारे साथ जो है बैच के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, यानी कि सेमेस्टर एग्जाम के बैच के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, तो हम आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए कंप्लीट बैच लेकर आ रहे हैं, यानी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये बैच है, जो कि 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट आपको इसके अंदर करवाए जाएंगे। सारे सब्जेक्ट का मतलब यानी जो आपके फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, रूरल सोशियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, जेनेटिक्स, इसके अलावा आपका जो अदर आपके 1-2 सब्जेक्ट है, आप जैसे ही इस मतलब कि अभी मैं बताता हूँ आपको, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर कवर होंगे। अब आपको इस बैच के अंदर एनरोल कैसे होना है वो ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन उसके अंदर करेंगे, उस समय आपको इस बैच के अंदर जाना है। जब आप इस बैच के अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ बैच के नीचे आपको फीचर दिए होंगे कि आपको इसमें कितनी क्लासें मिलने वाली हैं, कौन कौन टीचर आपको इसके अंदर पढ़ाने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ आपको जनरली नोट्स इसके अंदर दिए जाएंगे, क्या चीज़ें किस तरीके से मिलेंगी, कितनी क्लासें चलेंगी, देन इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें वहाँ बैच के अंदर जो है नीचे मेंशन होंगी, तो आप प्रॉपर वहाँ से चीज़ों को रीड करिएगा, उसके बाद ही आपको एनरोल होना है। आपका प्राइस यहाँ पर देखिए 2749 दिखा रहा है, तो मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कोड अप्लाई करना है
221021 जैसे ही आप कोड डालेंगे आपको क्या है, यानी कि जब आप बैच पे जाएंगे, मोर ऑफर पे जाने के बाद आपको ये कोड डालना है 221021, आपको वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिस बच्चे को एनरोल होना है वो एनरोल हो सकता है। इसके साथ ही साथ यहीं पर हम क्लास को खत्म करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर मैं आपको इस क्लास की PDF दे दूंगा, प्रॉपर आप उनसे नोट्स बना लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना ध्यान रखना और तैयारी करते रहना। इसके साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे, और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं वो देखिए नीचे टाइटल में आपको @ करके एग्री एंट्रेंस एंड BSc एग्जाम्स का जो है ब्लू कलर की आपको टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा एक सेपरेट चैनल है एग्री एंट्रेंस एंड BSc एग्जाम्स अड्डा 24/7, आप उस पर पहुंच जाएंगे। तो अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर CUT PG और UP कैडेट PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। वहां पर आपको इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। थैंक यू।